प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि कल हम लोगों ने स्वर के विषय में पढ़ लिया था, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा का विषय होगा व्यंजन। व्यंजन के कुछ बेसिक्स मैंने आपको बता दिए थे कि व्यंजन में हमें क्या क्या पढ़ना है, वो सारी बातों का हम डिस्कशन करेंगे और इसी के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और भी हैं जिनके बारे में हम आप चर्चा कर लेते हैं। व्यंजन की शुरुआत करने से पहले हम व्यंजन के कुछ और बातों पर चर्चा करना चाहेंगे, जैसे कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन के संदर्भ में ये बात सदैव ध्यान रखिएगा कि बुक्स में या फिर पढ़ाते समय कभी कभी शिक्षक व्यंजन को पूरा लिख देता है, जैसे उसने लिखा ये पूरा। ये व्यंजन नहीं है, ये एक वर्ण है। व्यंजन होगा तब जब क के नीचे क्या लगेगा, हल चिन्ह लगेगा, तभी ये क्या कहलाएगा, व्यंजन कहलाएगा। व्यंजन का सही रूप ये है। पर ये बात अंडरस्टूड है, इसको आप मान लीजिएगा कि व्यंजन का स्वरूप ऐसे ही है, क्योंकि हो सकता है कि आपको पढ़ाते समय ऐसी बात न बताई गई हो। पर ध्यान रखिएगा, जहां व्यंजन की बात आएगी तो व्यंजन में हमेशा हल चिन्ह या हलंत शब्द के नीचे या वर्ण के नीचे लगा होगा, तभी आप मान लीजिएगा कि वो व्यंजन है। अब व्यंजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य आधार पर इसका बंटवारा करेंगे और सामान्य आधार पर व्यंजन के कुल कितने प्रकार हैं, यदि ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएं तो आप बेहद सरलता से बता सकें। तो बात आती है व्यंजन की। व्यंजन, जिसे मैंने आपको बताया था कि हिंदी में व्यंजन, संस्कृत में इसे हल और इंग्लिश में कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें। तो व्यंजन में सबसे पहला इंफॉर्मेशन हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन। क्या पढ़ना है? स्पर्श व्यंजन। ध्यान रखिएगा एक विशेष बात इसमें कि स्पर्श व्यंजन को उदित व्यंजन भी कहा जाता है और इसे वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये तीन नाम से जाने जाएंगे। फिर उसके बाद जैसे ही इसको हम पढ़ लेंगे, फिर एक सवाल हमारे सामने अंतस्थ को लेकर के आएगा कि अंतस्थ व्यंजन क्या है। फिर इसी क्रम में हम जानेंगे कि आखिर ऊष्म व्यंजन क्या है। क्या जानेंगे? ऊष्म व्यंजन। इसी के साथ साथ एक व्यंजन हम और पढ़ते हैं, पर भेद में वो शामिल नहीं होता। विशेष रूप से आपको ये ध्यान रखना है क्या, कि वो भेद में शामिल नहीं होगा, इसलिए हम इसका कलर अलग कर दे रहे हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। जिसको आप कहते हैं संयुक्त व्यंजन। इसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। सवाल ये है कि ये जो व्यंजन के भेद हैं, अगर आप भेद की बात करेगा तो आपको बेहद सरलता से उत्तर आप दे सकें कि व्यंजन के कुल भेद कितने हैं, तो उत्तर में आप बताएंगे तीन। तीन भेद कौन कौन से हैं? स्पर्श, स्पर्श को उदित संस्कृत में कहा जाता है, और वर्गीय व्यंजन भी है अंतस्थ, और तीसरा है ऊष्म। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। सवाल ये है कि स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन क्या है। स्पर्श व्यंजन इसको इसलिए कहा गया, देखिए एक मानक मान लिया गया है, क्योंकि अगर किसी भी वर्ण को आप बोलेंगे, चाहे वो स्वर हो या व्यंजन हो, उसके लिए मुख के किसी न किसी अवयव या भाग का प्रयोग तो होगा ही, बिना उसके तो हो नहीं पाएगा। पर हिंदी के जो वैयाकरण हैं उनका ये मानना है कि ये जो स्पर्श व्यंजन है ये थोड़ा सा खास टेंडेंसी लेकर के उच्चरित होते हैं, जिस कारण हम इसे स्पर्श व्यंजन मानते हैं। तो क्या क्या वो पार्ट हैं? जैसे मुख के 5 महत्वपूर्ण भाग है। एक तो कंठ हो गया, एक तालु हो गया, माने जीभ के ठीक ऊपर, दांत के ठीक पीछे वाला हिस्सा, और तालु के और पीछे अगर आप जाएंगे तो उसे मूर्धा या मूर्धन्य कहा जाता है।
एक तो आपका ओठ हो गया और एक दांत हो गया, ये 5 कुल हैं। तो कहते हैं कि ऐसे व्यंजन की सीरीज जिनको बोलते समय कंठ सबसे ज्यादा सहयोग प्रदान करता है। हालांकि मुख के सभी पार्ट सक्रिय होने चाहिए, चाहे वो आंशिक रूप से ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत कम ही क्यों ना हो, पर सक्रियता या उसका भाग लेना तो स्वाभाविक है, आपके उच्चारण में उनका योगदान है ही। पर कहते हैं कि जिसका योगदान ज्यादा होता है, हम ये मान लेते हैं कि वो व्यंजन वहां से बोला जा रहा है। तो कहते हैं कि व्यंजन ये जो हैं, ये मुख के विशेष भाग को अपने प्रयोग में ले आते हैं, जिसके कारण हमने इसको स्पर्श व्यंजन कहा। स्पर्श व्यंजन के संदर्भ में कहा गया कि ये मुख के किसी न किसी भाग को मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हैं, टच करते हैं, जिसके कारण ही इसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन, ये तो संस्कृत का कंसेप्ट है, इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। वर्गीय व्यंजन, क्योंकि ये जितने भी स्पर्श व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन जितने भी हैं, अगर हम इनकी बात करें तो कहा जाता है कि इन्हें वर्गों में बांटा गया है। वर्गों में बांटा गया है और वर्गों में बटे होने के कारण ही इन्हें हम क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्ग में विभाजित होने के कारण इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और तीसरा और महत्वपूर्ण बात कि इसकी संख्या, इनकी संख्या 25 है मूलतः, ये ध्यान रखना है। दो अगर हम द्विगुण को छोड़ दें, द्विगुण को जोड़ करके देखते हैं तो 27 हो जाता है, पर मूल रूप से 25 है। ये हो गया। इसी क्रम में अंतस्थ क्या है? अंतस्थ दो शब्द से मिलकर के बना है, एक तो है अंतः और दूसरा है स्थः। अंतः है, अंत नहीं है, अंत माने समाप्त, अंतः का मतलब भीतर। तो कहते हैं कि जिनको बोलते समय वायु की मात्रा भीतर ही रह जाए, जिनके उच्चारण में वायु मुख के भीतर ही रहे, उसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। ये एक पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन, ध्यान रखिएगा कि अंतस्थ व्यंजनों को स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। इन्हें स्वर व व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है। और अगर पूछा जाए इनकी संख्या, तो इनकी संख्या है 4। इनकी संख्या कितनी थी? 25। इनकी कितनी संख्या है? 4 है। स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होने के नाते ही
इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये आगे सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे। ऊष्म के अगर संदर्भ में बात करें तो ऊष्म का मतलब होता है ऊष्मा, और ऊष्मा किसी भी घर्षण से या रगड़ से उत्पन्न होता है। तो कहते हैं कि जिनके उच्चारण में ऊष्मा उत्पन्न हो उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण में घर्षण या रगड़ के कारण ऊष्मा उत्पन्न हो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और दूसरा, यदि पूछा जाए इसकी संख्या, तो आप कहेंगे कि इसकी संख्या 4 है। अब बात आती है संयुक्त की, कि संयुक्त के संदर्भ में हमको क्या जानना है। संयुक्त में कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोली जाए तो वहां क्या हो जाता है, संयुक्त व्यंजन हो जाता है, और इसकी संख्या भी 4 है। इसकी संख्या कितनी है, 4 है। तो ये आप समझ पाए होंगे कि आखिर शब्दावली के आधार पर जो इनका नामकरण किया गया, नामकरण के पीछे भी एक वजह रही है। इन्हीं वजहों से हम इनका नामकरण करते हैं। नामकरण किस वजह से हुआ है, ये कभी सवाल पूछा नहीं जाता, और न ही आपको इस पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आप ये बात जानते रहें कि आखिर स्पर्श या वर्गीय कहे जाने के पीछे की वजह क्या है, ये वजह आपको पता होना चाहिए। जाहिर है, जब आप इतनी बात नोट कर लेते हैं, ये बात अगर आप समझ गए हैं, तो अब इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आप इसको चाहें तो पॉज करके आप ये इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, फिर मैं इसको हटा करके अब हम अपने काम वाले हिस्से पर बात कर लें कि और क्या क्या हमें इसे समझना आवश्यक है। आइए अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की। तो इसको मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, हटाने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। तो इसे आप नोट कर भी लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। सवाल अब यहाँ इस हिस्से से बनता है, जैसे हम आपको बताने जा रहे हैं, तो उस पर आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। क्या है पहला, कि स्पर्श व्यंजन, उदित व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, इन सब की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या आपको बताई गई है 25, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी संख्या बताई गई है 4, तो ये ध्यान रखना है। ऊष्म की संख्या बताई गई है 4, तो ये ध्यान रखना है। और संयुक्त की संख्या बताई गई है 4, तो ये ध्यान रखना है। स्पर्श व्यंजन में हम सबकी जो बात करने जा रहे हैं, हम क से लेकर के ज्ञ तक के वर्णों की बात कर रहे हैं, और इनके नीचे हलंत लगा होगा, यही व्यंजन होंगे। पर हम हलंत लगाएंगे नहीं, क्योंकि हलंत लगाने पर थोड़ा सा एक तो टाइम टेकन हो जाता है, दूसरा वो बड़ा मिक्सअप सा लगता है, कम स्पेस होता है, और उस पर लगाने में थोड़ी सी उसका जो अट्रैक्टिवनेस है वो समाप्त हो जाता है। अब सवाल ये है कि 25 कौन कौन से हैं। तो एक तो हो गया क, ख,
ग, घ और ङ में इधर बिंदु होगा, नीचे बिंदु लग जाता है तो वो ड़ हो जाता है। इसी क्रम में च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये जो हैं इन्हें हम स्पर्श व्यंजन के नाम से जानते हैं। ये क से लेकर के ङ तक के जो सज्जन दिखाई दे रहे हैं आप बोल करके देखें, ये प्रैक्टिकली है कि क, ख, ग, घ, ङ में कंठ सबसे ज़्यादा सहयोग करता है। या कंठ पर आप हल्की सी उंगली रखिएगा, अब बोलिए क, 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 आपको लगेगा कि एक खास किस्म का दबाव आपके कंठ पर पड़ रहा है। ज़्यादा तेज मत रखिएगा, पता चला आप रखने के चक्कर में परमानेंट रख दिए तो समस्या हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि ये पूरा क से लेकर के ङ तक का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, हम वो बात लिख दे रहे हैं यहाँ, ये हो जाता है कंठ। इसका उच्चारण स्थान कंठ मान लिया गया। च वर्ग को बोलिए, बोलिए च, छ, ज, झ, ञ। अगर शुद्ध तरीके से बोलने का प्रयास करेंगे तो जीभ ऊपर जाकर के तालू से चिपक रही होगी। बहुत आराम से बोल करके देखिए, तनाव नहीं लेना है। च, छ, ज, छ, ञ। च, छ, जीभ ऊपर तालु से स्पर्श कर रही, इसीलिए इसे तालु या तालव्य व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो हमने यहां लिख दिया तालव्य व्यंजन। त, अब देखिएगा मूर्धा। मूर्धा के मैंने व्यंजन के पहले जब स्वर पढ़ाया था तो मैंने दो लक्षण बताए थे। एक तो ये कि जीभ में एक खास किस्म का वाइब्रेशन होता है या जीभ पीछे की तरफ घूम जाती है। तो बोल करके देखिए ट, ठ, ड, ढ, ड़। एकदम पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ आप बोलिए, आपको एकदम इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको लगेगा कि एकदम सहज है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ट, ट पर जीभ पीछे टर्न हो रही है, जबकि री में वाइब्रेशन होता था, री में वाइब्रेशन था इसलिए वो मूर्धा था। ट पीछे की तरफ टर्न कर रहा है, पीछे की तरफ जीभ मुड़ रही है, इसलिए ये मूर्धा है। तो इसे मूर्धन्य व्यंजन कहा जाएगा या मूर्धा। अब त वर्ग आराम से बोलें, त, थ, द। दांत जब तक जिह्वा से, आपकी जीभ दांतों से जब तक नहीं टकराएगी, दांत से और जीभ से जब तक संपर्क नहीं होगा, तब तक आप इनको बोल नहीं पाएंगे। और कुछ लोगों के पास कहते हैं कि अगर दांत ना हो तो इस वर्ग के वर्णों का उच्चारण नहीं हो पाता। इसीलिए बच्चों में ये प्रक्रिया देखी जाती है कि जब उनके दांत नहीं होते हैं तो वो थोड़ा सा तुतलाते हैं। वो कारण यही है कि ये दांत अनुपस्थित होता है, इसलिए वो नहीं बोल पाते हैं ना। अगर कहिएगा कि तोता बोलिए तो वो तोता नहीं बोल पाएंगे, उसको दूसरे ढंग से बोलेंगे। इसी तरह से जब बुजुर्ग हो जाता है इंसान, तो बुजुर्ग होने के संदर्भ में भी दांत जब चले जाते हैं उसके, तो वहां भी वो उस वर्ग के वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाता है। तो इसमें क्या जीभ दांतों से टकराती है, इसीलिए हम इसको दंत ध्वनि कहते हैं। प, फ, ब, भ के संदर्भ में क्या है, होस्ट। प बोलेंगे, दोनों होठ आपस में जुड़ेंगे। फ, ब, भ, म दोनों लिप्स का सहयोग होता है, इसीलिए इसको हम ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। तो
इस तरीके से आपने देखा कि क से लेकर के म तक के जितने भी वर्ण हैं कुल संख्या 25 है, और ये किसी खास जगह से उच्चरित होते हैं, उसका सहारा लेकर के, उसे स्पर्श करके, इसलिए हम इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसी क्रम में एक सवाल और पैदा होता है कि आपने देखा कि क से लेकर के ङ तक सब कंठ से हैं, च से लेकर के य तक सब तालु से या तालव्य से, ट से लेकर के ड़ तक सब मूर्धन्य से, त से लेकर के न तक सब दंत से, प से लेकर के म तक सब ओष्ठ से बोले जाते हैं। सवाल ये है कि इतना लंबा बोलना कि क ख ग घ ङ ये सब कंठ से हैं, विद्वानों ने क्या किया कि काम करते हैं, हम इसको फैमिली में डिवाइड कर लेते हैं और किसी एक को इस फैमिली का मुखिया गार्जियन बना देते हैं। तो उन्होंने निर्माण किया एक नया कंसेप्ट का, जिसे नाम दिया गया वर्ग। वर्ग बना, और हर सीरीज जो क से लेकर के ङ तक कंठ है, च से लेकर के य तक तालव्य है, हर एक सीरीज का जो पहला वर्ण है उसको उसका मुखिया बना दिया गया। अब कहा गया ये कि यदि आप क वर्ग कहते हैं तो इसका मतलब क से लेकर के ङ तक की सभी वर्णों को उसमें शामिल मान लिया जाएगा। यदि आप च वर्ग कहते हैं तो भी यही बात है, ट वर्ग कहते हैं तो यही बात है, त वर्ग कहते हैं तो यही बात है, प वर्ग कहते हैं तो भी यही बात है। यदि आपने प वर्ग कहा तो प से लेकर के म तक सभी शामिल हो जाएंगे, त वर्ग कह दिया तो त वर्ग में त से लेकर के न तक सभी शामिल हो जाएंगे। यहाँ एक बात विशेष रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्या? वर्गीय व्यंजन वर्गीय शब्द है और यहाँ वर्ग लिखा है, दोनों बात ध्यान रखिएगा। ये क्या है? वर्गीय है, जबकि ये क्या है? वर्ग है। तो दोनों में ध्यान रखना है कि यदि पूछा जाए वर्ग की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 5। क, च, ट, त और प ये वर्ग हैं। पर अगर वर्गीय व्यंजन की संख्या पूछेगा तो आप 25 बताएंगे। ये दोनों बात ध्यान रखिएगा, शब्दावली लगभग सेम है। थोड़ा सा अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये सवाल गलत हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसे, अब चूंकि ये यहाँ से स्पर्श करके बोले जाते थे, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंतोष्ठ, जिसके कारण इनका नाम स्पर्श पड़ा। वर्गीय व्यंजन के संदर्भ में क्योंकि ये वर्गों की मदद से बोले जाते थे, इन्हें वर्गीय कहा गया। एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, आप इसको पूरा भी कर लीजिएगा, हो जाए तो ठीक है, नहीं भी होगा तो कहीं तनाव नहीं लेना है, कि आखिर उदित उदित व्यंजन कहने के पीछे इसकी कौन सी वजह रही होगी, ये आपको विशेष रूप से चयन करना है। अब बात आई है अंतस्थ की। अंतस्थ की संख्या 4 है, जिन्हें आप बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। क्रमशः वो है, एक तो य, दूसरा र, तीसरा ल, व, और ऊष्म की जो संख्या है वो है श, श, स और ह। अब यहाँ आपको ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं उसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, इनको अभी तक बचपन में आप शरीफा वाला स पढ़ते थे, इसको पेट फरवा स बोलते थे, या षटकोण वाला, इसको सरौता वाला। ये सिर्फ LKG UKG क्लास 1 और 2 के बच्चों को सरलता से समझाने के लिए कि ज्ञात से अज्ञात की ओर उनको फल दिखा दिया गया। ये शरीफा है, शरीफा को बोलते समय जो श शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो ये है। इस तरह की संकल्पना बच्चों में क्या करें कि आसानी से हम डिप्लॉयड कर सकें, उनके मस्तिष्क में ये बात आसानी से सेट कर सकें। पर एक्चुअल में इसको बोलते समय शुद्ध रूप से आपकी जिह्वा तालू पर जाकर के चिपक जाती है, तभी सीटी जैसी आवाज भी आती है। श श शुद्ध बोलना है तो यही एक तरीका है, श। तो इसे तालव्य, इसका नाम ही है क्या? तालव्य स। ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं तालव्य स। ये जो स देख रहे हैं
इसका शुद्ध उच्चारण करना अब लगभग बंद सा हो गया है। अब होना क्या है कि ये तीनों सा लगभग सब, या तो जो लोग बोलते हैं वो सब दंत जैसे ही बोल देते हैं, या जो लोग बोलते हैं सब तालव्य विषय वाले स्टाइल में ही बोल देते हैं, पर ध्यान रखना है कि ये तीनों अलग अलग हैं। तो यदि आपको तालव्य विषय का उच्चारण करना है तो जीभ को तालु से आप सटाइए। कैसे सटाएंगे? जैसे च बोलते हैं, च, पहले च बोलिए फिर श बोलिए। जब इस प्रकार की प्रैक्टिस करेंगे तब धीरे 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 शुद्धिकरण आपके अंदर आ जाएगी। कि जैसे मान लीजिए च में जिस तरह जीभ ऊपर तालु को स्पर्श कर रही है, ठीक वैसे ही हम मान लेते हैं स, श, श, तो वो बात एकदम शानदार ढंग से उच्चरित होने लगेगी। मूर्धा में ये जो आप देख रहे हैं इसकी खास किस्म की आप जान लीजिएगा क्या है कि इसको जब आप बोलना शुरू करें तो ठीक वैसे ही बोलना है। जैसे ट को बोलते समय जीभ पीछे की तरफ टर्न कर जाती है, वैसे ही स बोलना है। जीभ पीछे की तरफ करके अगर स बोलेंगे तो शुद्ध रूप से इसी का उच्चारण होगा फ। जैसे ट के लिए पीछे जिह्वा चली जा रही है, वैसे ही आप जिह्वा पीछे करके स बोलेंगे तो शुद्ध रूप से इसी स का उच्चारण होगा। तो इसको बोलते हैं, ये मूर्धन्य व्यंजन है। इसको स, नॉर्मली स बोलते समय जीभ दांतों से टकराती है, इसीलिए इसको बोला जाता है दंत। तो इसका क्या फायदा है? तो इसका फायदा आप जान लीजिएगा। सवाल बनता है, ये लिख करके आ जाएगा, पूछा जाएगा इसका उच्चारण स्थान बताइए, तो आप बता दीजिएगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य श है। इसका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो आप बता दीजिएगा कि इसका उच्चारण स्थान मूर्धन्य स है। इसका उच्चारण स्थान पूछा जाएगा तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत है। और बेहतर ये है कि जब भी आप पढ़ रहे हो किसी भी सब्जेक्ट में जहाँ इनकी बात आएगी तो इनका नाम ही रख लीजिए कि इसे हम दंत स कहते हैं। ये क्या है? दंत स। सरौता वाला स हटा करके हम डायरेक्ट उत्तर के अंदाज में अगर इसे पढ़ेंगे तो धीरे 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 वो हमारे हैबिट्स में क्या हो जाएगी? शामिल हो जाएगी। ये मूर्धन्य स है, ये तालव्य स है। अब सवाल ये है कि इनका यदि उच्चारण स्थान आपको पता है और ये य र ल व और श श स ह अगर ये सीक्वेंस आप लगा करके देखेंगे तो बेहद सरलता से आप इनका भी उच्चारण स्थान जान पाएंगे। देखिए श के ठीक सामने य की बिल्डिंग है, इसीलिए य का उच्चारण स्थान भी तालव्य ही होता है। मूर्धन्य श के ठीक सामने र है, र का उच्चारण स्थान भी मूर्धन्य होता है। पर ध्यान रखिएगा श मूर्धन्य इसलिए है कि जिह्वा पीछे की तरफ टर्न करती है फ। र मूर्धन्य इसलिए है क्योंकि इसमें वाइब्रेशन होता है। मैंने कहा था कि मूर्धा के दो लक्षण हैं। पहला, जीभ आपका पीछे की तरफ टर्न करेगा, और दूसरा कि जब आप जिह्वा को बोलेंगे तो उसमें एक खास किस्म का वाइब्रेशन होगा या खास किस्म की कंपन्नता होती है। ये दंत स है और इसे ल के संदर्भ में ध्यान रखिएगा कि इसका उच्चारण स्थान भी क्या है? दंत है। तो यदि इनका नाम आपको पता रहेगा और आप जानते हैं इसके पैरेलल ही य र ल व लिखे जाते हैं। संस्कृत में ये क्रम नहीं है पर हिंदी में यही क्रम है। हिंदी की किताब पढ़ेंगे तो इस सीक्वेंस में मिलेगा। तो इस सीक्वेंस के आधार पर आप जान लीजिएगा कि श के ठीक पैरेलल य है, मूर्धन्य श के ठीक पैरेलल र है, स के ठीक पैरेलल ल है। चूंकि ये दंत स है तो ल भी दंत होगा, ये मूर्धन्य है तो ये र भी मूर्धन्य होगा। ये तालव्य श है, इसके पैरेलल य भी क्या हो जाएगा? तालव्य हो जाएगा। ये याद करने का एक शानदार सा तरीका है। अब अगले स्टेप पर अगर हम बात करें, जब पूछा जाए कि व का उच्चारण स्थान क्या होगा और ह का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो थोड़ा सा विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। बारीकी से इसके अवगत हो जाइए कि जब आप व बोलते हैं, व जब बोलते हैं तो ऊपर का जो दांत है वो नीचे के होंठ के पास आता है। ध्यान रखिएगा, होंठ दांत के पास नहीं जाता है, दांत तो होंठ के पास आता है व। तब अगर इसमें पहली सक्रियता किसकी है? दांत की है। कि जो दांत है आपका वो किसके पास आ रहा है भाई? होंठ के पास आ रहा है, ओष्ठ। तो अब इसका मतलब ये है कि वह एक ऐसा वर्तनी है, ये एक ऐसा वर्ण है
जिसमें दांत और होठ दोनों की भूमिका है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या कहा जाता है? दंतोष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर का दांत नीचे के होंठ के पास आता है। मैं इतना इम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं? आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, मान लिया दंतोष्ठ है। सवाल यहां से प्रॉब्लम क्रिएट करेगी कि इसका दंत ओष्ठ की जगह ओष्ठ दंत अगर विकल्प में दे देगा तो सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि दांत होठों के पास नहीं जाता है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। दांत होठों के पास नहीं जाता है, बल्कि होंठ दांतों के पास आता है। तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे? दंतोष्ठ कहेंगे, होष्ठ दंत नहीं कहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। और वहीं अगर पूछा जाए ह का उच्चारण स्थान, तो ह का उच्चारण स्थान होता है कंठ। ह में कंठ की भूमिका होती है। तो इस तरीके से आप ये समझ पाए। अब बात संयुक्त की आई। संयुक्त में मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं, पहले वो जान लीजिए, तो फिर वो सारे कंसेप्ट एक साथ आप क्लियर कर पाएंगे। इसमें एक तो है क्ष, एक है त्र, एक है ज्ञ और एक है श्र। अब हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखते हैं। अगर क्ष को तोड़ते हैं तो ये क आधा होगा और श। त्र को तोड़ते हैं तो त आधा होगा और र। ज्ञ को तोड़ते हैं तो ज आधा होता है और य। श्र को ब्रेक किया जाता है तो श आधा होता है और र। ये तो अभी अधूरा टूटा है। अब मैं इसके आगे भी ब्रेक कर रहा हूं, किताब में यहां तक होता है, पर होना क्या है कि अभी भी इसको चाहें तो आप तोड़ सकते हैं। जब इसको और तोड़ेंगे तो ये आधा होगा और इसमें से निकलेगा क्या? अ। ये भी आधा निकला क्या? अ। ये भी आधा, अ। ये भी आधा और अ। तो अगर आपको याद होगा, इसके पहले मैंने एक परिभाषा आप लोगों को बताई। क्या बताया? मैंने कहा कि यदि दो व्यंजन, अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां मान लेता हूं एक व्यंजन हो गया ये, दूसरा व्यंजन हो गया ये। व्यंजन की परिभाषा में मैंने बताया कि हल चिन्ह लगा होना ही व्यंजन का सबूत है। तो मैंने कहा कि यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोली जाए, तो ये एक व्यंजन, दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोली जाती है, जिसके कारण हम इसे संयुक्त कहते हैं। आप इन्हें भी देखिए, ज्ञ को, ज और इय नामक दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे, अ के सहारे बोली जा रही है। त्र में त है व्यंजन, र है व्यंजन, क्योंकि दोनों के नीचे हलंत है और दोनों किसके सहारे बोली जा रही हैं? अ के सहारे। क और श दोनों व्यंजन हैं और दोनों किसके सहारे? अ के सहारे। तो एक सवाल अगर कभी परिभाषा दे करके पूछा जाए कि यदि दो व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोली जाती है तो हम उसे क्या कहते हैं? तो एकदम सरलता से आप बता सकें कि सर इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये जुड़कर आते हैं। अब इन्हीं संयुक्त व्यंजनों में एक सवाल पूछा जाता है शब्दकोश। शब्दकोश क्रम व्यवस्था। तो ये हम लास्ट में आपको बताएंगे कि किस तरीके से शब्दकोश में लगाते हैं। सवाल ऐसे आते हैं, 4 शब्द दे दिए जाएंगे और आपसे कहे ये पूछा जाएगा कि इसका सीक्वेंस लगा करके बताइए कि अगर हम इसको सीक्वेंस में रखें तो किसके बाद क्या रखा जाएगा, ऐसा एक सवाल बनेगा। तो बेहद सरलता से आप उसे कर पाएं या जान पाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर ये बात आप समझ गए हो तो मैं इसको हटा करके अब इसके अगले वाले हिस्से पर हम चलें।
अब ये तो संयुक्त व्यंजन की बात हो गई। इसी हिंदी में एक और कंसेप्ट आता है जिसको कहा जाता है संयुक्ताक्षर। तो आइए अब हम उसकी बात करते हैं। अब जो अगला कंसेप्ट है उसको बोलते हैं संयुक्ताक्षर। सवाल एक आता है, क्या वो जान लीजिएगा कि किसी भी शब्द को संयुक्त करने की जो शैलियां हैं वो 3 प्रकार की हैं। 3 तरीके से शब्दों को हम संयुक्त कर सकते हैं। संयुक्त का मतलब जोड़ सकते हैं। पर ये तीनों क्या हैं और इन तीनों के अलग अलग नाम भी हैं कि इसको हम इस तरीके से अगर जुड़ेगा या जुड़ा हुआ होगा तो हम इसको इस नाम से जानेंगे। तो वो कौन कौन सा तरीका है हम वो जान लेते हैं, तीनों में क्या डिफरेंस है वो जान लेंगे तो एक और अच्छा सा कंसेप्ट आपका तैयार हो जाएगा। तो संयुक्ताक्षर में एक ध्वनि तो इसी नाम से जानी जाती है, संयुक्त ध्वनि। और एक कंसेप्ट आपका है संपृक्त ध्वनि। और इसी में एक कंसेप्ट और है द्वित्व या फिर युग्मक ध्वनि। इन सब में या इन तीनों हिस्से में जिन्हें हम बांट करके देख रहे हैं, इन तीनों हिस्से में जब हम शब्दों को संयुक्त करते हैं, वर्ण आपस में जोड़े जाते हैं तो अलग अलग क्रम से जोड़े जाते हैं और इसी अलग अलग क्रम व्यवस्था के नाते या के कारण ही हम इनका नाम इस तरीके से विभाजित करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इनके परिभाषा लिखा दे रहे हैं कि जब कभी भी परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप ये समझ पाएं। पर परिभाषा को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि ये वजह क्यों है, तो वो बात बेहद सरलता से समझ में आ पाएंगी। कभी कभी क्या होता है कि हम परिभाषा पढ़ करके हम उसके उदाहरण को समझते हैं और कभी कभी क्या होता है कि यदि उदाहरण को हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमको परिभाषा सरलता से याद हो जाती है। ये दोनों बात क्या है, ये एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री बन जाते हैं। तो अगर हम बात करें संयुक्त ध्वनि की तो इसके संदर्भ में कहा जाता है कि जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक ही स्वर के सहारे एक ही स्वर के सहारे बोली जाए तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। तो उसे संयुक्त ध्वनि कहते हैं। जबकि संपृक्त में कहा गया कि यदि एक व्यंजन दो ध्वनियों के सहारे बोली जाए तो उसे संपृक्त ध्वनि कहते हैं।
और वहीं द्वित्व में कहा जाता है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व का मतलब होता है दोहराव, द्वित्व हो जाए तो उसे द्वित्व या युग्मक ध्वनि कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करेंगे, संयुक्ताक्षर वाला, फिर हम इसके एक एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, तो आप बेहतर तरीके से ये बात स्पष्ट कर पाएंगे कि आखिर ये कैसे। ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक उदाहरण ले रहा हूं जिससे मैं सरलता से आपको बता पाऊं। ध्यान से सुनिए, एक उदाहरण यहां से हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ले लिया गया, इसमें प्राण ही ले लेते हैं, प्राण शब्द ले लेते हैं, किसी की प्राण नहीं लेने जा रहे हैं, प्राण। और यहां मैंने एक शब्द लिया संबल, यहां एक शब्द ले लेते हैं पक्का। ये तीन शब्दावली आपके सामने हैं। इनको सबसे पहले हम वर्ण में विभाजित कर दें ना, इसका वर्ण विन्यास कर दिया जाए। तो वर्ण विन्यास करेंगे तो इसमें प होगा आधा, फिर र होगा आधा, फिर इसमें आ की मात्रा लगी, फिर ण होगा आधा, और फिर आ गया अ। ये हो जाएगा प्राण, प्राण। और संबल के संदर्भ में स आधा में आ गया अ, फिर आ गया म, फिर आ गया ब, फिर आ गया अ, फिर आ गया ल और अ। ये स बन गया, ये आधा म, फिर ये ब पूरा बन गया, ल बन गया। और पक्का शब्द को अगर हम देखें तो ये बना प के बाद अ, फिर क, फिर क और आ। अब ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा जब दो या दो से अधिक व्यंजन एक ही स्वर के सहारे, तो ध्यान रखिएगा, एक व्यंजन हो गया प और दूसरा व्यंजन हो गया र, जब दो या तो मिनिमम दो हो या दो से अधिक व्यंजन जब एक स्वर के सहारे, माने ये दोनों व्यंजन एक ही स्वर के सहारे अर्थात आ के सहारे बोले जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्राण शब्द है ये किस ध्वनि के अंतर्गत आएगा? संयुक्त ध्वनि के अंतर्गत आएगा। पर कहा गया है जब एक व्यंजन दो ध्वनियों के सहारे बोली जाए। यहां एक व्यंजन हम मान लेते हैं म, ठीक। अब ये दो ध्वनियां कौन कौन सी हैं? एक ध्वनि तो इसके ठीक पहले अ हो गया और एक ध्वनि इसके बाद क्या हो गया? ब। एक तो तरीका ये है, ये परिभाषा है, परिभाषा के आधार पर ये बात आती है। पर इससे मैं सरल बता दूं आपको, ये दो ध्वनियों के सहारे बोली गई है एक व्यंजन। पर आपको लगेगा कि सर ये एक व्यंजन ये हो गया, एक व्यंजन ये हो गया, तो इसके बाद भी तो क्या है? एक स्वर है। जाहिर सी बात है इसके बाद स्वर तो है, पर संयोग से क्या है कि इनके पहले भी तो स्वर आ गया है, जो कि यहां देखने को नहीं मिला। प के पहले कोई स्वर नहीं है, पर यहां म के पहले क्या आ गया है? स्वर आ गया। ऐसे सवाल बन रहे होंगे आपके माइंड में, जैसे ये दो व्यंजन है, यहां भी दो व्यंजन है, यहां इन दोनों व्यंजनों के ठीक बाद स्वर आया है, उनके पहले कोई स्वर नहीं है।
पर यहाँ ये दो व्यंजन है, दो व्यंजन के पहले भी स्वर है और बाद भी स्वर है, तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको भी बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। इसको हम हटा दे रहे हैं, तो ये बात अभी एक लाइन में आपको समझा देंगे, वो समझ आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने कहा कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व, द्वित्व माने दोहराव, माने ये एक ध्वनि हो गया क, और ठीक इसी यही ध्वनि का देखिए क्या क्या हो गया, दोहराव हो गया। माने कोई भी वर्ण एक आधा, माने एक ही व्यंजन दो बार अगर आ जाए, एक ही व्यंजन दो बार, माने क एक व्यंजन है जो कि दो बार आया हुआ है, जहां ऐसी संकल्पना आएगी वो क्या हो जाएगा, तो आप वहां सरलता से बता पाएंगे कि सर अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम ये जान गए हैं कि हम उसको क्या मान लेंगे कि वो द्वित्व हो गया या युग्मक हो गया। युग्मक का मतलब वो युग्म शब्द से बना हुआ है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर, पेयर वाली बात आ गई। अब यहां मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, ध्यान से समझिएगा। संयुक्त ध्वनि की एक खास विशेषता ये होती है कि इसका आरंभ जो है वो आधा वर्ण से होता है। अगर किसी का आधा वर्ण, शुरुआत, इसका माने शुरुआत या आरंभ, जिन शब्दों की शुरुआत आधा वर्ण से हो, ध्यान रखिएगा वो हमेशा संयुक्त ध्वनि ही होंगे, पर इसकी शुरुआत हमेशा पूरे वर्ण से होती है। शुरुआत पूरा वर्ण से, बस ये खास पहचान अगर आप जान लेंगे तो एक बड़ी संकल्पना आपको समझ में आ जाएगी। स में अ है, देखिए ये अ आ गया, तो ये वर्ण पूरा हो गया, पर ये आधा वर्ण है, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा। तो ये एक सीधा सा तरीका है जिसको आप समझ पाएं कि यदि ये आधा वर्ण है, आप सोचेंगे सर आधा वर्ण तो ये भी है, पर शर्त ये है इसमें, संबल वाले में या संपृक्त वाले में, कि दो व्यंजन के बाद स्वर आ जाता है, पर इसमें देखिएगा ऐसी संकल्पना नहीं, एक ही व्यंजन के बाद स्वर आ गया, और जब एक ही व्यंजन के बाद स्वर आया तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहे जाएंगे, तो संपृक्त हो जाते हैं। और इसके लिए एक और अच्छी बात और इंटरेस्टिंग बात बता दें, आप ऐसे समझ लीजिएगा कि जहां कहीं दिक्कत आ रही हो आपको, वहां एक बात ध्यान रखिएगा, एक व्यंजन ये हो गया, एक व्यंजन ये हो गया, ये दो व्यंजन हुए। अगर कहीं दो व्यंजन हो और ये जो दोनों व्यंजन आपको दिख रहे हैं, यदि दोनों व्यंजन इस व्यंजन के बाद और इन व्यंजन के ठीक पहले अगर दोनों तरफ स्वर हों तो हमेशा वो संपृक्त ध्वनि में होगा, ये ध्यान रखिएगा। दो व्यंजन हो, केवल उनके बाद अगर स्वर आएगा तो संयुक्त होगा, दो व्यंजन हो उनके बाद स्वर हो पर अगर उसके पहले भी स्वर हो तो ऐसी स्थिति में हम उसको क्या कहेंगे, संपृक्त कहेंगे। और यहां वाले सीरीज में आप ये देखेंगे, पक्का जो दिया गया है उसका क्या मतलब है कि जब किसी भी ध्वनि का रिपीटेशन हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि उसको मान लेंगे कि वो द्वित्व या युग्मक है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल लिखा दे रहे हैं, उसको ध्यान रखिएगा कि इन्हीं में से कोई ना कोई एक एग्जाम्पल आएगा। संपृक्त का तो आप जान ही रहे हैं, संपृक्त में जब भी आता है तो संबल ही आता है। इसके अतिरिक्त कुछ हम सेलेक्टेड शब्दावली लिखा दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए, नोट कर लीजिएगा, एक तो जैसे मान लीजिए हो गया प्राण, जैसे हो गया व्रत, ये आधे वर्ण से इसकी शुरुआत ही है। जैसे एक शब्द आया म्लान, एक शब्द आया क्लांत, एक शब्द आया ग्लानि, इन सब की शुरुआत जो है आधे वर्ण से हुई है, तो ये हो जाएगा। अब यहां पर जैसे एक तो हो गया पक्का, एक ऐसे हो गया दिल्ली, एक हो गया प्रफुल्ल। अब आपके मन में एक सवाल और बनेगा
कि सर इसमें आधा वर्ण भी है और द्वित्व भी है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी द्वित्व को जाता है। पहली प्राथमिकता किसको जाएगी? द्वित्व को। अगर मान लीजिए कि जिसमें वो पहला और दूसरा रूल दोनों लागू हों, तो सबसे पहली प्रायोरिटी किसको देंगे आप? द्वित्व को देंगे, क्योंकि वहां वही बात हाईलाइटेड होती है। ऐसे ही एक शब्द आ जाएगा आपके लिए अक्षुण। क्या आ गया? अक्षुण आ गया। ऐसे ही एक शब्दावली आ गई जैसे दिक्कत, या आ गया एक शब्दावली सच्चा। तो ये पहली प्रायोरिटी के अंतर्गत आएंगे कि हमेशा पहले द्वित्व लगाएंगे। तो मैं प्रायोरिटी का सीरीज भी बता दूं। पहली प्रायोरिटी क्या है? द्वित्व। दूसरी प्राथमिकता संयुक्त, और तीसरी प्राथमिकता संपृक्त। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो इस तरीके से आपने देखा कि व्यंजन की हम लोगों ने शुरुआत कर ली है, और शुरुआत काफ़ी बेहतर भी लगा होगा आपको। अब इसके आगे के क्रम में हम ये देखेंगे कि आखिर प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का जो वर्गीकरण है वो कैसे है, क्या क्या है। फिर हम पढ़ेंगे घोष के आधार पर हम व्यंजन को कितने भागों में बांटते हैं। फिर हम देखेंगे कि आखिर प्राण के आधार पर हम उसको कितने भागों में बांटेंगे। उच्चारण व्यंजनों का कहाँ कहाँ से होता है, खास किस्म के वर्ण कौन कौन से हैं जिनके बहुत सारे डिमेंशंस हम आपको बताएंगे कि इनको ऐसे ऐसे इन व्यूज से आपको देखना होगा। फिर हम शब्दकोश में क्रम व्यवस्था भी बता देंगे कि कौन कौन से क्रम किस सीक्वेंस में आते हैं, वो बात आप ध्यान रखें। एक इसी में संकल्पना आती है अमानक वर्णों की संकल्पना, कि अमानक वर्ण क्या है या किसे कहते हैं। तो अभी हमें लग रहा है कि इसमें 2 या मैक्सिमम 3 लेक्चर हम और लेंगे वर्णमाला में। तो वर्णमाला की एक शानदार सीरीज आपको तैयार हुई मिलेगी, और एकदम पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ इसे समझिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वाला लेक्चर से आप बहुत सारा लाभ उठाएंगे, और इसी क्रम में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बस ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, और धूमधाम से आप अपनी तैयारी में लगे रहें। धन्यवाद।